गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और आज की क्लास का टॉपिक लेते हैं हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस या इसके फेजेस। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाए तो वो लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, जबकि जो प्रोसेस है उसी को हम एक दूसरे वे में समझ सकते हैं कि इसके 4 चरण होते हैं, फेज होते हैं। और ऐसे ही प्रोसेस में अगर कहेंगे तो 7 स्टेप्स होते हैं। मैंने आपके साथ में यह लिख दिया है, यहाँ प्रोसेस की बात होगी तो 7 स्टेप्स होंगे और फेजेस की बात करेंगे तो मेनली 4 फेज काउंट किए जाते हैं। अब आपको मैं दोनों ही तरह से इसको समझा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बेहद वर्थी है और मैं तो ये कहूंगी इस पूरे टॉपिक को समझ लो, आपको पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक टुकड़े में एक एक क्वेश्चन बनता है। इसका जो ये फेजेस आप पढ़ोगे, इसका एक एक टुकड़ा एक एक पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा होता कभी क्या पूछ रहा है, कभी क्या पूछ रहा है। तो जब आप इसे फेजेस रूप में देखोगे तो इंटरकनेक्टिवली ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं फेसेस बता रही हूं, 4 फेसेस कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं, जिनको पर्पस फेज भी कहते हैं, यानी किस वजह से, इंटेंट क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सेकेंड फेज होता है जिसको एनालिटिकल फेज भी कहते हैं, जहां पे विश्लेषण किया जाता है। एनालिटिकल का मतलब विश्लेषण किया जाना। किस तरह से, जब भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होती है या उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, इसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कहते हैं और फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हर चीज का एनालिसिस होता है, यानी विश्लेषण होता है। कोई चीज क्यों है, कैसी है, इसको हम कैसे यूज करें, हमारे क्या प्लस हैं, उनके सामने वाले के क्या माइनस है, किस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, किसके हिसाब से हमें अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, किसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारे जो एनालिसिस होते हैं ये एनालिटिकल स्टेज में या फेज में काउंट होते हैं। थर्ड फेज जो होता है वो होता है एक्शन फेज, यानी जब आपने इंटेंशन क्लियर कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, नाउ यू हैव टू बी इन एक्शन, यानी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। अब आपको अपना जो भी मेंटल फ्रेम था उसको जब आपने पेपर पे ले लिया, अब आप आ जाओ प्लेन में कन्वर्ट करना है, यानी मैदान में आ जाओ, एक्चुएशन में कन्वर्जन है। तो इसी को बोलते हैं थर्ड फेज, एक्शन फेज। द फोर्थ फेज जो होता है दैट इज द स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी फाइनल फेज, इसको बोल सकते हैं हम फाइनल फेज। तो फाइनल फेज क्या है, ये इवैल्यूएशन को बताएगा। जो भी आज तक आपने काम किया है इसको इवैल्यूएट करना, ये हो गया चौथा फेज। ये तो मैंने बताया फेजेस 4 हैं। अब मैं अगर बात करूं कि प्रोसेस की बात करते हैं तो किस तरह से इसको काम करेंगे। 7 काउंट करते हैं हम, 7 स्टेप्स होते हैं। जब भी आप स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, सबसे पहले विजन और मिशन सेट करेंगे, ये दोनों को आप एक कह सकते हो। ये है एक, ऑब्जेक्टिव इज सेकेंड, फॉर्मुलेशन इज थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन इज 4, इवैल्यूएशन इज 5, इम्प्रूवमेंट कल्चर इज 6 एंड कंट्रोल इज 7। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है फिर से समझ लो। इन्हीं सब चीज़ों को एक दूसरे मोल्ड में कर दिया है मैंने। अगर हम इसे प्रोसेस वे में देखें तो फ्लो चार्ट जब आप अगर इसका डेवलप करेंगे तो हम ये कह सकते हैं पहला स्टेप वहाँ है जहाँ हम विजन और मिशन इसका सेट करेंगे, दूसरा स्टेप हो जाएगा जहाँ ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, तीसरा स्टेप होगा जहाँ हम एनालिटिकल फेज को काउंट कर रहे थे, यानी जहाँ पे हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। जो फोर्थ स्टेप आएगा जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, दैट इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ वन इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है जहां पे हम फीडबैक वगैरह लेंगे। सिक्स्थ स्टेप इज कि हमें इंप्रूवमेंट कल्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि करेक्शन स्टेप्स वहीं पर लागू होंगे जब हम कल्चर डेवलप करते हैं। एंड द सेवेंथ वन इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल भी करना है। तो अब मैं आपको मेरी क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ तक मैंने आपको ये क्लियर किया है कि कैसे तो फेजेस में ये 4 फेज है और कैसे तो ये प्रोसेस में 7 स्टेप्स काउंट होंगे। प्रोसेस आता है तो फ्लो चार्ट बनाना, फेसेस आते हैं तो इस तरह से डायग्राम बनाना। बिना डायग्राम के इस आंसर का वेटेज बहुत कम हो जाएगा और आपको अगर ये चीज़ क्लास में क्लियर हो गई तो आप आंसर लिखते समय बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
जो फर्स्ट फेज है जिसको हमने कहते हैं कि पर्पस फेज है, उसमें हम कहते हैं सबसे पहले इंटेंट करना होता है। इंटेंट का दिस इज ऑल द मेंटल प्रोसेस, राइट। आपको अपने दिमाग में ये देखना होता है कि मेरा क्या इंटेंशन है इस स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का। कोई भी आप रणनीति तैयार करते हैं तो आप जब रण में आते हो तो उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ती है जिसको हम रणनीति कहते हैं। युद्ध के मैदान में जब आप अपने सारी चीजों को एनालिसिस करके और फिर एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हो, उससे पहले आपको यह देखना होता है मैं ये स्कैनिंग क्यों करूं, मैं यहां क्यों आया हूं। अगर याद करो महाभारत का वो वाला फेज जहां पे वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है और वहां पे अर्जुन वॉज कंफ्यूज कि मैं क्यों लड़ने आया हूं, अपने ही परिवार के लोगों के सामने मैं क्यों धनुष उठा के खड़ा हो जाऊं, क्यों उन्हें मार दूं, मुझे क्या मिलेगा। चाहे मेरे भाई मरे, चाहे मेरे दादा मरे, मुझे तो इससे कोई फायदा होगा ही नहीं, तो ऐसा युद्ध क्या फायदा देगा। तब कृष्ण ने यह बताया था ये इंटेंशन ही गलत है। आप युद्ध में यहां इसलिए नहीं आए हो कि भाई भाई के सामने खड़ा है, ये धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। ये जो अधर्म है वो अपोजिशन पार्टी है, जो धर्म है वो रूलिंग पार्टी, गवर्निंग पार्टी है। तो ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, इसीलिए अर्जुन लास्ट में वो समझ पाते हैं कि अच्छा ये है मेरा इंटेंशन आज युद्ध करने का। तब वो कहते हैं ठीक है मैं युद्ध करूंगा। धर्म और धर्म के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार है और भाई के बीच में वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि युद्ध सेम है। यही आपको समझना है। जो फर्स्ट फेज है दैट इज इंटेंट। उद्देश्य क्या है, आज हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझना होगा। तो इंटेंट में हमें विजन और मिशन डेवलप करना होता है। मैं इस काम को करके क्या पा लूंगा, आज मैं क्या हूं और मैं कहां पहुंच जाऊंगा अगर ऐसा काम कर लूंगा। तो ये विजन है, मिशन, इसके लिए मुझे कौन सा रास्ता डेवलप करना होगा और ऑब्जेक्टिव, इस रास्ते पर चलने के लिए छोटे छोटे से माइलस्टोन्स क्या क्या होंगे। इनको मैं डिटेल में फिर से नई अलग से क्लास में बताऊंगी, पर क्योंकि अभी मैं फेसेस बता रही हूं तो मुझे शॉर्ट में लेना ही पड़ेगा। मैंने फिर भी कीवर्ड्स में इनको कवर करने की कोशिश करी है कि मिशन क्या है, विजन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड फेज दैट इज द एनालिटिकल फेज। इसको आप दो पार्ट में कर लो। दो पार्ट का मतलब है जब आप फॉर्मुलेट करते हो या स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करते हो तो एक एनवायरमेंटल अप्रेजल होता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल होता है। यानी आपको स्कैनिंग दोनों की करनी है। एक तो एनवायरमेंट जो कि बाहर का है, एक्सटर्नल कहा जाएगा, और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो अंदर का है, इसे इंटरनल एक्सटर्नल भी कहते हैं। तो इसको आप जैसा समझे वैसा समझ सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जब आप एनवायरमेंटल अप्रेजल की बात कर रहे होते हैं तो वी आर डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अप्रेजल का पार्ट है स्कैनर। तो स्कैन करने के टाइम पे हम ओरिजिनलिटी को कैच कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहता है, दैट इज द ईटोप, ETOP। स्कैनिंग में ईटॉप का काम होगा। ईटॉप इज एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। यहाँ पे हमें ये देखना होता है हमारे पास क्या क्या तो मौके हैं और क्या क्या मुश्किलें हैं जिसको कि हम चेंज कर नहीं सकते, जिसके हिसाब से हमें अपने आप में चेंज और एडजस्टमेंट्स और एक्सेप्टेंस करनी ही होगी। इसको ईटोप कहते हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इसको तैयार करना होता है, उसमें स्कैन करना पड़ेगा, यानी क्या सही चीजें हैं हमारे लिए, आज का मौका हमें क्या कहता है, इसके लिए स्कैन करना पड़ेगा। और एक है पेस्ट, PEST, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। जो भी इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इवन इसमें लीगल भी आता है, पर पॉलिटिकल और लीगल क्योंकि दोनों एक साथ है तो इसे पेस्ट भी कहते हैं, वरना पेस्टल भी कहते हैं, राइट। तो ध्यान देना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग जब आप करते हो तो ईटोप भी करना होगा आपको और पेस्ट भी करना होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, पेस्ट क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल का एनालिसिस करना। हमारी राजनीति या हमारी विधान क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रही है, हमारी अर्थव्यवस्था हमसे क्या कह रही है और हमारा टेक्नोलॉजी हमसे क्या कह रही है। ये सारी वो चीजें हैं जो एक्सटर्नल है, जिनको आप नहीं बदल सकते, इसके हिसाब से आपको अपने आप में बदलाव करना होता है। तो ये दोनों एनालिसिस हम स्कैनिंग में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक्सटर्नल स्कैनिंग कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, नाउ यू हैव टू मूव ऑन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। इसमें आपको सबसे पहला जो काम करना होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अगर आप ध्यान देंगे ये OT यहां भी था,
जिसको टीओ कहा है, यही ओटी है जो दोनों तरफ है। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होती है, और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो हमें स्वोट कहना होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस भी काउंट करी जाती है, जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल हो जाती है। इसके बाद में हम एक कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब है इन ऑल, बिजनेस लेवल का मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फंक्शनल का मतलब है जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके फंक्शन से रिलेवेंट स्ट्रेटेजी। उन तीनों लेवल पे हमें इस पे काम करना होता है, अप्रेजल करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 3 लेवल पे काम करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटर्स के साथ में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का किस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है और उस डिपार्टमेंट में किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, राइट। आगे बात करते हैं, अब थर्ड फेज पे आ रहे हैं। सेकेंड फेज तक हमने ये मान लिया कि ये सारा एनालिटिकल फेज था और ये हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन थर्ड फेजेस, दैट इज द एक्शन फेज। अभी तक हमने जो इंटेंशन था वो मेंटल प्रोसेस था, जो एनालिटिकल था वो पेपर पे लाया गया, जो मानस में, जो हमारे दिमाग में जो प्लान आया है उसको हमने पेपर पे कन्वर्जन किया है। जब पेपर पे कन्वर्जन कर लिया तो अब हम प्लेन पे जा रहे हैं। प्लेन का मतलब होता है मैदान में जा रहे हैं। इसको हम एक्शन प्लान भी कहते हैं, एक्शन फेज भी कहते हैं। यहां पे स्मार्ट वाला काम करना होता है। फिर से ध्यान से सुनना, SMART, यहां स्मार्ट का काम करना होगा। आप ध्यान दोगे इस पूरे डायग्राम में मैंने कहीं ना कहीं कई एब्रीविएशन डाली है, तो यही चीजें आपके आंसर की जान है, इनको आपको जरूर मेंशन करना होगा। तो स्मार्ट क्या है, जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एक्शन शुड बी स्पेसिफिक। जिस काम के लिए आप काम शुरू कर रहे हो उसी काम पे फोकस करना है, यू शुड बी स्पेसिफिक। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, जो भी आप काम कर रहे हो उसको मेजर करो, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसा हुआ, उसको मेजर करना होगा। A अचीवेबल, क्या काम हमने अचीव कर लिया, क्या नहीं किया। जो भी स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर रहे हो वो अचीवेबल होनी चाहिए। जैसे आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, इट इज नॉट अचीवेबल, ये एक फ्रिक्शनल है। तो ऐसे कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए जो अचीव ना की जा सकती हो, इट मस्ट बी अचीवेबल। A स्टैंड फॉर अचीवेबल एंड R इज रेलेवेंट, उससे संबंधित जो आपका इंटेंशन है उसी से संबंधित आपके एक्शंस होने चाहिए। R इज रेलेवेंट एंड T इज टाइम बाउंड। आप अपने आप को एक समय सीमा में बांधिए। कभी भी आप जैसे पेपर भी देते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपको अपना एक्शन या परफॉर्मेंस देनी होती है, तो ये कहता है टाइम बाउंड, स्ट्रेटेजी शुड बी टाइम बाउंडेड। तो SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। ये स्मार्ट के तहत इंप्लीमेंटेशन अगर होता है तो श्योरली आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट इंटेंट के हिसाब से ही आते हैं। आगे बात करते हैं, इसी में ये जो 5 बातें कही हैं SMART में, स्मार्ट के हिसाब से ही रिसोर्स का एलोकेशन होता है, उसी के हिसाब से उनका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैट्रिक्स डेवलप करके और काम को इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लाया जाता है। ये है हमारा थर्ड फेज। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फाइनल स्टेज, फाइनल फेज, दैट इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब जो अभी तक काम कर लिया अब उसको हम मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन के हिसाब से क्या क्या करना होता है, हमें रेगुलर चेक करते रहना होता है, रेगुलर इंटरवल के साथ में हमें चीज़ों को देखना पड़ता है, रिव्यू करना होता है, बार बार समझना पड़ता है। फीडबैक, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक लेते रहना होता है, एडजस्टमेंट्स करने होते हैं यानी फ्लैक्सिबिलिटी डेवलप करनी होती है, इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, जहां भी गुंजाइश हो वहां पे सुधार किया जाता है, करेक्टिव एक्शंस को डेवलप किया जाता है और उन्हें एक्चुएशन में लागू किया जाता है, और इसके बाद इंप्रूवमेंट कल्चर भी डेवलप किया जाता है। ये इंप्रूवमेंट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब जब आप इवैल्यूएट करोगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कि डेविएशन कितना हुआ है, और ये डेविएशन कहता है स्टैंडर्ड के साथ में एक्चुएशन का विचलन, कितना अंतर आ गया है। आपने स्टैंडर्ड ये सेट किए और एक्चुएट आपका यही हुआ है, यानी ये जो गैप है दैट इज द डेविएशन। इस डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फॉलो द करेक्टिव स्टेप्स या करेक्टिव एक्शंस। अब इसके लिए आपको इंप्रूवमेंट कल्चर डेवलप करना होगा, यानी लोगों को समझाना होगा कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें और अभी सुधार की गुंजाइश है, चेंज करना पड़ेगा, चेंज का रेजिस्टेंस भी होगा और उस रेजिस्टेंस के हिसाब से मैनेज भी करना पड़ेगा। तो चेंज के लिए कल्चर डेवलप करना पड़ता है जो कि
इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा होता है। ये हमारा था फाइनल फेज। अब इन सब चारों फेसेस में जो काम चलता रहेगा साथ के साथ, दैट इज द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। जितना भी काम कर रहे हो, कहते हैं बिना प्लानिंग के कंट्रोल नहीं होता और बिना कंट्रोल के प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि जब जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, आपको लास्ट रिजल्ट्स दिमाग में रखने होते हैं, विजुअलाइज करने होते हैं, तभी आप सही ट्रैक पर चलने के लिए कंट्रोल कर पाते हो। और जब आप कंट्रोल कर पाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरी प्लानिंग क्या है और मैं कितना कैसे कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग और कंट्रोल एक दूसरे के साथ चलने वाले लेकिन दो सिरों पर काम होते हैं। एक प्लानिंग स्टार्टिंग फेज है और एक कंट्रोल लास्ट डिसीजन होता है, लेकिन होते दोनों एक साथ हैं। बिना कंट्रोल के प्लानिंग अधूरी है और बिना प्लानिंग के कंट्रोल अधूरा है। तो इस तरीके से कह के 4 फेसेस और 7 स्टेप्स में मैंने आपको आज की क्लास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस और फेसेस दोनों बता दिए। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप मुझे मेरे वीडियोस को जो देखने के बाद फील करते हैं, आपको समझ में आया या कोई चीज़ पे कंफ्यूजन रह गया, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस। मुझे आप बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरी क्लासेस, और इस क्लास में आपको अगर कोई सुधार या कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। एंड थैंक्स फॉर watching my videos regularly and please keep sharing. Thank you.